खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो या फिर क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में कोरोना को लेकर मौजूदा हालात क्या है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, गरीबों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों से तमाम रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीकांत प्रत्युष बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश से शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधा कृष्ण त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और अनीशा दीक्षित दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो लगातार तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का रुख करूंगी। राधा कृष्ण, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश की और किस खबर पर हमारी नजर रहेगी आज पूरे दिन? सबसे पहले तो कोरोना पे अपडेट कर दूं मैं आपको कि 167 नए मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं पिछले 24 घंटों में, जिसमें नए मामले हैं और सबसे ज्यादा आगरा में 10 से ज्यादा केसेज आए हैं। और जो एक अच्छी चीज जो कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश में देखने को आई है कि जो स्वस्थ होने का रेट है, जो प्रतिशत है, वो 43% है। तो लिहाजा जो स्वस्थ होकर लोग जा रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, वो जंग जीत रहे हैं, उनका प्रतिशत 47% है। इससे सरकार ने बहुत राहत की सांस ली है कि उत्तर प्रदेश के लोग बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, जो कोरोना के उसमें 3 और नए जिले जुड़ गए हैं। ये एक चिंता का विषय है कि जो अभी तक 70 थी संख्या, 70 जिलों के 75 में से वो अब 72 पार कर गई है। तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि अब केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना नहीं, बाकी सब जगह कोरोना ने अपने पैर पसार दिए हैं। आज जो प्रमुख खबरें होंगी जिन पे नजर रहेगी, मैं आपको वो बता दूं कि इसमें एक राम मंदिर के लिए समतलीकरण कार्य शुरू करा दिया है सरकार ने, और वो समतलीकरण कार्य शुरू हो गया, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज समीक्षा करेंगे। तो उस पे वो होगी कि कितना कार्य बढ़ा, वहां पे और मजदूर बढ़ाए जाएंगे। ट्रस्ट के साथ एक बातचीत भी है मुख्यमंत्री की संभवतः, जो शाम तक वो की जाएगी राम मंदिर को लेकर के। दूसरी चीज, जो मजदूरों के रोजगार की बात है, उसमें जो एपीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार ने, तो उसने 13 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देने का जो प्रस्ताव था उसको पूरा कर दिया है। जबकि मुख्यमंत्री ने 20 लाख का लक्ष्य दिया था। अभी 7 लाख मजदूरों को और रोजगार के सृजन की व्यवस्था करनी है। लेकिन जो 13 लाख मजदूरों के रोजगार का सृजन किया गया है, उनको उनकी जगहों पर भेजा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए कि जो अलग अलग जिलों में मजदूर आए हैं, प्रवासी आए हैं, जो बाहर से भी लाए गए हैं, उनके रोजगार की जो व्यवस्था है, जो जिस काम का एक्सपर्ट है उसके तौर पर उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और उस पर कमेटी काम कर रही है और उनको उन जगहों पे शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको रोजगार मिल सके। तीसरी चीज, जो अभी इसके कोरोना के दौरान जो राजस्व संग्रह में काफी कमी आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें, तो उस पे भी आज चूंकि टीम 11 की बैठक है, उसमें भी मुख्यमंत्री इस बात को रखेंगे और इस बात का रिव्यू भी किया जाएगा कि किस लेवल तक राजस्व गिरा है और इसकी पूर्ति कैसे की जाए, क्योंकि तमाम खर्चे हैं, कोरोना से लड़ाई लड़नी है और सारे रोजगार देना है, तो इसलिए राजस्व भी बहुत जरूरी है। तो राजस्व जुटाने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा अभियान करने जा रही है। तो जहां जो टैक्सेज के बकाये थे, जो वो जाहिर सी बात है वो भी राजस्व वसूली तेज की जाएगी। तो इसमें लोगों के लिए एक दिक्कत भी हो सकती है इस दौरान, और लेकिन सरकार के लिए भी है कि उनको खजाना भरना है। चौथी चीज, जो अब जो मजदूर आए हैं, जो मजदूर लाए जा रहे हैं बाहर से, वो लगातार सिलसिला उत्तर प्रदेश में आने का जारी है। आज भी ट्रेन आएगी, आज भी कुछ मजदूर लाए जा रहे हैं। तो उनके रहने के, उनके खाने के, उनके इंतजामात पर जो टीम 11 की बैठक है उसमें भी आज इसका रिव्यू किया जाना है कि कितने और मजदूर हैं। इसके अलावा जो 10 नई ट्रेनों को वहां से मुंबई से आने की अनुमति मिली है, जो अब आएंगे, इसके बाद जो पहले ट्रेनें शिफ्ट की गई थी उसके बाद 10 ट्रेनों से मजदूरों को लाया जाएगा। उनको कहाँ रोका जाए, कहाँ रखा जाए, इसके लिए भी नई व्यवस्था करनी है। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें अन्य विभागों के, अभी तक जो पीडब्ल्यूडी था, प्रशासन के लोग थे, राजस्व के लोग थे और शिक्षा विभाग
विभाग को भी जोड़ दिया गया था कोरोना वॉरियर्स के तौर पे, लेकिन अब कुछ और विभाग, नए विभाग होंगे यूपी सरकार के, जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जोड़े जाएंगे उनके कर्मचारी, और कोरोना से लड़ने के लिए उनको अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाएगा। जी बिल्कुल राधाकृष्ण, कई सारी ऐसी अहम खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश के जिस पर नजर रहने वाली है। हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष भी जुड़े हुए हैं, बिहार के रेजिडेंट एडिटर। श्रीकांत, बिहार की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और किस पर नजर रहेगी? मजदूरों का मामला लगातार गर्माता गया है, बिहार में भी हमने देखा है, और कई सारी ऐसी कोरोना के मरीज सामने बाहर निकल कर आ रहे थे। कई सारे ऐसे जिले हैं, एक तरफ राहत की खबर है तो वहीं दूसरी तरफ आफत की भी खबर बिहार से कई सारी है, तो आप जरूर उन खबरों को लेकर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कल 35 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 611 हो गई है। और बिहार में 38 जिले हैं जिसमें से 37 जिले संक्रमित हैं। मुजफ्फरपुर अब तक बचा हुआ था, वहाँ भी कल 3 संक्रमित सामने आ गए हैं। तो अब मानकर चलिए कि जमुई को छोड़कर बिहार का सारा जिला कोरोना की चपेट में है। तो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 45% के ऊपर है। यानी जितना तेज़ी से संक्रमण हो रहा है उतनी ही तेज़ी से लोग स्वस्थ होकर निकल भी रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि बिहार के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, वो संघर्ष करना जानते हैं और इसी वजह से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बहुत अच्छी है। मैं बता दूं कि बेगूसराय में अभी तक कल 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, अरवल में 3 आए थे, रोहतास में 5 आए थे, नवादा मुंगेर में 2-2 आए थे, शेखपुरा, वैशाली, सिवान और खगड़िया में 1-1 नए मरीज आए थे सामने, और मुजफ्फरपुर में 3 आए थे। और इसके साथ ही ये संख्या बढ़कर हो गई है 611। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दूसरे राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो बिहार की स्थिति ठीक है, और हजारों की संख्या में भी अगर लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उनके इलाज की पुख्ता व्यवस्था है। 7000 कमरे किराए पर लिए गए हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। 32,000 से ज़्यादा लोगों को रखा गया है वहाँ पर, और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनके हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि आज क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था को लेकर, कोरोना से बचाव और राहत कार्य, उसके रोकथाम को लेकर कई आरोप लगाए हैं विपक्ष ने। और आज आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ऐलान कर चुकी है कि आज काला दिवस मनाएगी। तो आज आरएलएसपी के सारे नेता बैठेंगे धरना पर, काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाएंगे। यानी बिहार की राजनीति काफ़ी तेज होती जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 14 ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं और इससे 17,000 लोग पहुंच रहे हैं। तो लगातार ट्रेनों से बिहार लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक अनुमान के हिसाब से रोज 20 से 22,000 लोग बिहार पहुंच रहे हैं ट्रेनों से और पैदल। तो उनके जांच की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। कल नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे जिलों के डीएम से बात की थी और सबको क्वारंटाइन सेंटर को अपग्रेड करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, उनके रहने के सोने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और इस बीच खबर ये आ रही है कि जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनका जांच के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, यानी तापमान नापा जा रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको कोरोना है उसका तापमान ज़्यादा ही हो। तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सैकड़ों लोग वहां रखे जा रहे हैं, तो उससे संक्रमण का खतरा क्वारंटाइन सेंटर में पैदा हो गया है। नवादा में ऐसा ही हुआ था, एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो सारे जो मजदूर थे डर से भाग गए कि कहीं वो भी संक्रमित न हो जाएं। तो इस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। और दूसरी बात यह है कि आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। सीतामढ़ी में जेडीयू एमएलए डॉक्टर रंजू गीता के घर पर अपराधियों ने हमला कर दिया कल शाम में, और उस हमले में उनका देवर गंभीर रूप से जख्मी है, एक पत्रकार भी घायल है। दोनों का इलाज चल रहा है। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कारण था। मधुबनी के लोकहा थाना क्षेत्र के अंधारबन गांव में भी ईंट भट्टा कारोबारी पर हमला हुआ है, उसकी जान चली गई है। कहा जा रहा है कि जो रामपुर गांव का रहने वाला था जय नारायण यादव और रुपए के लेन देन का कारोबार करता था, ईंट भट्टा चलाता था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बिहार से आज यही तमाम खबरें हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और सबसे खास बात कि अब बिहार सरकार ने पत्रकारों
की जांच कराने का फैसला लिया है। कल से पत्रकारों की, खासतौर पर प्रिंट मीडिया से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की कोरोना टेस्ट होगी और खुद स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच में मौजूद रहेंगे। तो पत्रकारों के लिए स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई है। कल कोरोना टेस्ट सुबह 10 बजे से शुरू होगा, शाम 7 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। जो कोरोना से संक्रमित होंगे उनको वहीं पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वहीं पर भर्ती कर दिया जाएगा। जो सुरक्षित होंगे घर वापस लौट जाएंगे। तो कल आपकी भी टीम पीएमसीएच में रहेगी कोरोना टेस्ट के लिए। बिल्कुल श्रीकांत, कई सारी ऐसी अहम खबरें हैं आज बिहार की जिस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश का और दिल्ली का। क्या कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश और दिल्ली की रहने वाली हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से बने हुए हैं जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक रूबरू करा रहे हैं। शरद व्यास हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शरद, मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और जिस तरीके से श्रम कानून में बदलाव किए गए थे उसको लेकर मजदूरों की तरफ से क्या बातें सामने आ रही हैं, उसे भी लेकर जरा अपडेट दें। देखिए, श्रम कानून में जो बदलाव हुए हैं वो मजदूरों के हित के लिए हैं, उद्योगों के हित के लिए है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए है। तो फिलहाल इसका जो संशोधन किया गया है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार अब यहाँ पर कार्य होना शुरू होगा। क्योंकि लॉकडाउन अभी है, लॉकडाउन के धीरे धीरे जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिक्रिया आना शुरू होगी। फिलहाल 23,000 मजदूरों को फायदा मिल रहा है। 23,000 मजदूर तकरीबन 15% उद्योगों में काम कर रहे हैं और इसी अधिनियम के तहत उनके तहत काम कराया भी जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना का आंकड़ा 3447 हो चुका है और मरने वालों की संख्या 211 हो चुकी है। भोपाल में 704 मरीज हो चुके हैं, वहीं इंदौर में 1800 के आसपास मरीज हो चुके हैं। तो एक ये बड़ा कहीं ना कहीं आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर ये भी है कि राजनीतिक रूप से भी देखेंगे तो आगामी चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें जो सेंट्रल बीजेपी का जो एक फॉर्मूला 40 था, इससे एक युवा पीढ़ी को आगे लाया जाए, तो उसी फॉर्मूले के तहत यहाँ पर नियुक्तियां की गई है। तो तकरीबन 20 से ज्यादा जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। तो आगामी चुनाव को लेकर इसको देखा जा सकता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार बदली है तो सरकार बदलने के साथ साथ व्यवस्थाओं में बदलाव होना शुरू हो चुका है। 47 आईएएस अधिकारी, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश के, उनके तबादले किए गए हैं। जनसंपर्क विभाग, जैसे अन्य राज्यों में सूचना विभाग भी कहा जाता है, उसके पीएस और सीएस को भी बदलाव किया गया है। आयुक्तों में बदलाव किया गया है और ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया गया है। तो 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और निकल के आई है जो देर रात की खबर है नरसिंहपुर की। उत्तर प्रदेश की 6 निवासियों की दुखद मृत्यु हुई है। एक आम के ट्रक में सवार होकर वो हैदराबाद से एटा की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से उन लोगों की वहां पर मौत हुई और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज जबलपुर में चल रहा है, जो अलग अलग जगह जाने वाले थे। मुंगावली में हादसा हुआ है और ड्राइवर और क्लीनर जो है वो ट्रक से फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर और अधीक्षक ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। तो एक दुखद घटना इस वक्त ये आई जरूर है बीच में जी। तो ये कई सारी ऐसी अहम खबरें हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन राधा कृष्ण, फिलहाल जिस तरीके से जल निगम को लेकर खबरें सामने आई थी, कर्मचारियों के वेतन को लेकर, हम चाहेंगे कि उस पूरे मामले को आप विस्तार से बताएं। देखिए अंशिका, जल निगम की जो खबरें आई थी, हम लोगों ने सबसे पहले जनतन टीवी ने जल निगम की खबर भी दिखाई थी और जल निगम के जो 15,000 कर्मचारी हैं जो कि आसपास के उसमें ये जो मुख्यालय में तैनात हैं, उनको वेतन पिछले 3 महीने से नहीं मिला है। उनका 3 महीने का बैकलॉग बकाया है, उनके अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं और उनके जो और खर्चे हैं जो होने चाहिए वो नहीं आ रहा। इसके लिए एमडी ने पत्र लिखा था मुख्य सचिव के पास और सरकार से फरियाद की थी कि हमारे कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं और बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वो करें। लेकिन सरकार ने जो उसके जवाब में वो भेजा, उसका जो पेंशनर्स हैं उन पेंशनर्स को भी पेंशन नहीं मिली है। उसके अलावा जो और खर्चे हैं उसको गिनाते हुए वो किया। सरकार ने एक तरह से इशारा किया है कि जल निगम अपनी जो कमाई है, अपना रेवेन्यू
खुद वो करे और सरकार थोड़ी मदद तो करेगी, लेकिन पूरी तरह से उस पे जो है उनके भार नहीं उठा सकती, क्योंकि इस समय कोरोना के दौरान जो है सरकार पे खर्च बहुत है। सरकार ने इस चीज को उनको वो कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। लिहाजा अब अभी तक जो कर्मचारी संगठन है जो जल निगम का, जिससे कल हमारी बातचीत हुई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो जल निगम के कर्मचारी आंदोलन भी कर सकते हैं, और इस पे सरकार से एक फाइनल लेवल की एक बातचीत और होनी है। उस बातचीत के बाद वो कोई कदम उठा लेंगे। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण खबर भी उत्तर प्रदेश की रही है, लेकिन इन सबके बीच अनिशा दीक्षित हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी है दिल्ली से। अनिशा, दिल्ली की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? बिल्कुल अंशिका, देखिए अगर दिल्ली में कोरोना अपडेट के बारे में बात करें तो आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 224 नए मामले सामने आए, और कोरोना मरीजों की बात करें तो आपको बताते हैं ये आंकड़ा 6542 तक पहुंच गया है, और मरने वालों की संख्या 68 तक पहुंच गई है। और जो रिकवरी रेट है, जो रिकवर्ड जो हुए हैं, जो लोग ठीक हुए हैं, वो 2020 है। अगर पिछले 24 घंटे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 6 जो पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं उनका जो टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है वो है खजूरी खास स्टेशन के पाए गए हैं, और जिन्हें पूरी तरह से अभी क्वारंटाइन करने के लिए कह दिया गया है। किसी तरह की बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो हेड कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। और एक और महत्वपूर्ण बात अंशिका आपको बता दें कि जो लोग 1 महीने से ज्यादा जो बाहर वाले देशों में फंसे हुए थे, भारत में लॉकडाउन की स्थिति जिस तरह से अचानक से पैदा हो गई, और जिस वजह से जो बाहर जो भारतीय हैं वो फंसे हुए थे, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 800 लोग आ चुके हैं भारत, जिसमें से 129 लोग दिल्ली के हैं, जो कल बीती रात को दिल्ली आए हैं, और ढाका से उन्हें लाया गया है। और अगर बीती रात की भी बात करें तो सिंगापुर से भी फ्लाइट लाई गई है, जो दिल्ली के जो लोग थे उन्हें लाया गया है। वहीं अगर दिल्ली की एक और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालें अंशिका, तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं दिल्ली सरकार के या फिर अस्पताल की बात करें तो दोनों के आंकड़ों में काफी दिन पर दिन अंतर नजर आ रहा है, जो एक काफी चिंता का कह सकते हैं विषय बन चुका है, क्योंकि अभी किसी तरह से दोनों पक्षों की तरफ से कोई बयान नहीं आया क्यों ये ऐसा अलग अलग आंकड़े क्यों आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की बात करें, खासकर दिल्ली में जो मजदूर फंसे हुए हैं, तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए बड़ा कदम उठाया कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो मजदूर हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अपने राज्य अपनी जगह नहीं जा पाए, और जिस वजह से वो जहां थे वहीं फंसे रहेगा। दिल्ली सरकार का एक बड़ा कदम उन्हें राहत देने के लिए उठाया गया है कि जो भी ट्रेन से आवाजाही हो रही है मजदूरों की, या ट्रेन टिकट है, ट्रेन का किराया है, वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार उठाएगी, और कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनको इस चीज से काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, और देखिए हर राज्य में हम मजदूरों को लेकर अपडेट ले रहे हैं, और साफ तौर पर देखा जा रहा है कई कानून मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, कई सारे ऐसे श्रम कानून है जिसमें बदलाव किए गए हैं ताकि उनके हित के लिए काम किया जा सके आगे के समय में। श्रीकांत, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपसे जरूर झारखंड को लेकर भी अपडेट जानना चाहूंगी कि झारखंड की इस वक्त क्या मौजूदा स्थिति है। देखिए, झारखंड में भी संक्रमण का खतरा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले 23 मरीज पॉजिटिव सामने आए थे, और उसके बाद झारखंड में बढ़ गई थी संख्या और पहुंच गई थी 154 पर। कल भी 2 मरीज सामने आए हैं, और इसके साथ ही 156 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या झारखंड में हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 50% जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो नेगेटिव हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। ये राहत की बात है झारखंड सरकार के लिए। लेकिन आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची का हिंदपीढ़ी इलाका सबसे ज़्यादा संक्रमित है। लगभग 100 के आसपास संक्रमितों की संख्या वहाँ पहुँच चुकी है। दूसरा अब गढ़वा बन गया है, जहाँ पर कल 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक साथ मिले थे। तो रांची के हिंदपीढ़ी के बाद गढ़वा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सरकार करवा रही है, कोई भी छूट नहीं दी गई है। जिस तरह से बिहार में छूट है दुकान खोलने की, शोरूम खोलने की और ऑफिस दफ्तर खोलने की, वैसी छूट झारखंड में नहीं दी गई है। तो हेमंत सरकार काफ़ी सतर्क है और एहतियात बरत रही है। देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है, उसके साथ ही संक्रमण का खतरा बिहार और झारखंड में भी बहुत बढ़ गया है। झारखंड में भी रोज हजारों मजदूर आ रहे हैं, बिहार में भी आ रहे हैं, और उनका प्रॉपर ढंग से स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। जनतंत्र टीवी शुरू से ही पुलिस वालों को चेतावनी दे रहा था, उनके बीच जाकर उनको आगाह कर रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। आप ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, लेकिन खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं।
तो अब वही सच्चाई सामने आ गई है। अब तो बिहार में भी सैकड़ों पुलिस वाले क्वारंटाइन किए गए हैं, 5 बीएमपी के जवान कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। तो झारखंड में स्थिति भी काफ़ी विकट बनी हुई है। झारखंड के डीजीपी के माता का निधन इस बीच हो गया है। डीजीपी है MV राव, और वो सड़क मार्ग से अपने आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के रहने वाले हैं। तो उनकी माता का निधन विजयवाड़ा में अस्पताल में कल सुबह हो गया था। तो बिहार झारखंड के डीजीपी सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं, और सेल के जो कर्मचारी हैं, कोयला मजदूर, वो हड़ताल पर बैठ गए थे कल। उनका कहना था कि लॉकडाउन में उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनका परिवार भूखमरी के शिकार होने वाला है। तो वो हड़ताल पर बैठ गए थे, धरना पर बैठ गए थे। तो सेल प्रबंधन ने किसी तरह से उनको मनाया, और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसको उनके भुगतान का आदेश दिया है। तो लॉकडाउन का असर तो पूरे देश में पड़ रहा है, पूरे देश में पड़ रहा है। सिर्फ पूरे देश पर ही नहीं, हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर कितनी बुरी तरीके से पड़ रहा है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।